नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे युवाओं को लेकर। बताते चले कि लगातार युवाओं को सशक्त करने के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने। पूरी तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर हर एक पार्टी यहां पर कमर कसे हुए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का लगातार काम चल रहा है। सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया है और साथ ही साथ बताते चले, आप देखिए किस तरह से यहां पर युवाओं ने विकसित भारत की कमान संभाली है और जाहिर तौर पर देश को विकसित करने पर यहां अपने सुझाव जो है वो युवा देता जा रहा है। और साथ ही बताते चले कि आज युवा देश को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर अपने जिस तरह से सुझाव दे रहा है। और आज अगर हम बात करें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था 15 लाख में से भी ज्यादा लोगों ने आज यहां पर सुझाव दिए हैं, लेकिन फिलहाल 15 लाख का जो आंकड़ा देखा गया है, आधे से ज्यादा जो युवा हैं वो 35 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, जिन्होंने अपने सुझाव दिए हैं। देश को सशक्त करने के लिए पूरी तरह से कवायद यहां पर तेज कर दी गई है। और साथ ही साथ बताते चले कि देश को जिस तरह से विकसित करने की बात हो रही है, उसमें सबसे आगे यहां पर युवा पहुंचते नजर आ रहे हैं और युवाओं ने अपनी कमान जो है वो संभाली है। मुद्रा योजना की आप बात कर लीजिए, रोजगार योजना की बात कर लीजिए, स्वनिधि योजना की, कई ऐसी योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए भी चलाई गई थी और पूरे देश की जनता के लिए भी चलाई गई। लेकिन इस बीच में आज पैनल में इसी पर चर्चा करेंगे कि देश के युवाओं ने किस तरह से अपना आत्मनिर्भर बनाने का जो बीड़ा है वो उठाया है और सरकार की तरफ से किन किन योजनाओं को लेकर काम हुआ है और धरातल तक वो कितनी पहुंची है। इस वक्त हमारे साथ अपनी पार्टी से यासिर खान ने ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से नम्रता शर्मा है, आपका भी स्वागत। बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो नम्रता जी, मैं आप ही के पास आऊंगी क्योंकि ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो जाहिर तौर पर युवाओं को लेकर जिस तरह से बात हो रही है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, किस तरह से देख रही है, कितना आत्मनिर्भर अभी तक युवा हो पाया है? एक कोट करूंगी नितिन गडकरी जी का, हम अपनी पार्टी का करें तो बात डिफरेंट होगी। नितिन गडकरी जी ने पिछले साल एक अपने समारोह में कहा कि वी आर अ रिच कंट्री विद पुअर पीपल। आप ध्यान दीजिए, हम अमीर देश हैं गरीब लोगों के साथ। तो ये किस लिए कहा उन्होंने कि जिस जीडीपी, जिस रोजगार की ये बात करते हैं, मिला रोजगार कॉर्पोरेट्स को मिला, जो धन्ना सेठ बने वो बड़े बड़े उद्योगपति बने। तो ये आज जो आंकड़े सही मायने में आज जो हमारी बेरोजगारी दर की बात ये करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक टाइम्स का सर्वे कहता है कि 51.6% महिलाएं यहाँ जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। और उसी में जहां रेशियो 21.6% की, वो मेल आबादी की बताता है कि पढ़ा लिखा युवा आज बेरोजगार है, जो तकरीबन 33% पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड यूथ की वो बात करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पूरे देश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की आज रेशियो बढ़ता जा रहा है, दे ऑलवेज टॉक अबाउट जीडीपी। एंड वन थिंग आई वांट टू मेक क्लियर, जीडीपी होती क्या, थोड़ी सी मैं बात करना चाहती हूँ। हम तीन लोग यहाँ बैठे हैं, यासिर जी, मैं और अभिजीत जी। अगर चौथा देखिए, मैं जो हर चीज को आत्मनिर्भर करने की उसमें जीडीपी मैटर करती है आशा जी, मैं उसको रिलेट करके आपको बताऊंगी। अगर हम तीनों में आज आके अडानी जी बैठ जाएं तो नेचुरली जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी, एवरेज रेट बढ़ जाएगा। लेकिन वो आज जिस तरह से अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए, उस पे आज भी हम 153 पे हैं, जिसकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर 153 है, जो बांग्लादेश से भी नीचे है। हम 5th ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन से बड़े उद्योगपति हैं? बस उन्हीं की है। जो ज्यादातर जो आबादी है वो आज बीपीएल संख्या से नीचे चली गई है। और आज जो एक किसान की आय है वो 27 रुपए प्रति दिन की है। तो आप ये जो आंकड़े जीडीपी, जीएसटी, प्लांट ढमाचा करते हैं, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार उद्योगपतियों को रोजगार देने की बात की है। 2 ट्रिलियन डॉलर को जोड़ दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि पिछले 10 सालों से 2 ट्रिलियन जो डॉलर हमारी अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी और बढ़ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं उनकी जो पिछली गारंटी थी अभी तक तो वो भी सामने नहीं आई। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? अगर मैं बात करूं 15 लाख हर खाते में आना था, किसान की आय दुगनी होनी थी, जो कि किसान की आय मैंने आपको बताया प्रतिदिन की जो आय है वो सिर्फ 27 रुपया है। और आज किसान हर घंटे में एक किसान आत्महत्या कर रहा है। अगर आपकी बात खत्म होगी तो मैं भी कृपया कुछ बोल दूं। है अनुमति आपकी बोलने की? जी अनुमति है। हाँ जी, तो सुने महाराज, जब आपको बताता हूँ क्या। देखिए, सबसे बड़ी बात समझिए, मैं हमेशा कहता हूँ पॉलिटिकल बेरोजगारी का तो दर जो है वो बढ़ चुका है, बड़ी बुरी तरह से बढ़ चुका है, और सबसे ऊपर कांग्रेस है, वो मुझे पता है। और ये पॉलिटिकल बेरोजगारी 2024 में और बढ़ने वाली है, क्योंकि शून्य पे जाने वाले हैं ये लोग। इस बेरोजगारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है,
क्या करें अब इनकी आइडियोलॉजी को इस तरह की। अब मैं देश की बात करूं, अब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, 30,500 जॉब अभी दी गई थोड़े दिन पहले। उसके अलावा 7 लाख लोगों ने नए जो अपने व्यवसाय शुरू किए हैं, यही सरकार से लोन लेकर 7 लाख से ऊपर का आंकड़ा है। 5.4 पे था और आज की डेट में जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट दर 4 के ऊपर पहुंच चुका है, जो रिकॉर्ड लोएस्ट है आज तक का 60-70 साल का। वो इनको नहीं नजर आएगा। अब ये जिसकी बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, पहले तो मैंने बड़ी बड़ी कहा कि आप किसी चीजों का आंकड़ों से आप झूठ नहीं कर सकते, आंकड़ों के साथ हेरफेर नहीं होता है। जब आपने छोड़ी थी तब 70,546 के करीब आपकी जो है पर कैपिटा इनकम थी। आज 1 लाख यानी कि 90,000 कुछ है, नियर अबाउट 1 लाख, जिसमें 32% की ग्रोथ है, जो कि पिछले यही 8-9 सालों के अंदर हिंदुस्तान को मिली है। आपके समय पर जो है हिंदुस्तान 2014 के अंदर 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। उससे 1 साल पीछे चले जाए तो 2013 के अंदर 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, और जबकि पूरी दुनिया 3.2% के रेट से ग्रो कर रही थी। आज हम, सुन लीजिए ना, बीच में मत बोलिए, आज हम 5वें नंबर के ऊपर है, जबकि पूरी दुनिया डीग्रोथ कर रही है। यहीं से पता चलता है कि आप लोग कहां जा रहे हो। आपकी पर्टिकुलर पार्टी की ग्रोथ जो है उसके साथ देश कुछ नहीं कर सकता। देश बढ़ रहा है, कांग्रेस घट रही है तो और घटेगी, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। देखिए, जहां तक आज का जो थीम है आज डिबेट का, वो है सेल्फ रिलायंट इंडिया, और उसी पर हमारा थीम भी होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट इस वक्त विजन लेके चल रही है। और मैं एक चीज निम्रता जी को कहना चाहूंगा कि आप देखिए कि आप थोड़ा, मुझे लगता है आप भूल गए यहां पर क्या ना, कि 91 में ही गेट कांग्रेस ही उस वक्त पार्टी थी, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो थे नरसिम्हा राव जी थे, और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। और उस वक्त अगर आप देखो तो 100 करोड़ की करीब आबादी, जिसको 150 करोड़ के करीब आबादी है। उस वक्त भी अनएम्प्लॉयमेंट, यही इससे देखोगे आंकड़े कहीं ना कहीं आप अगर देखना चाहोगे तो इससे बहुत ज्यादा थे आंकड़े बेरोजगारी की। लेकिन उस वक्त क्या हुआ कि गेट भी इसलिए खोला कि मेक इन इंडिया जो था वो बड़ा महंगा पड़ता था उस वक्त जो था, क्योंकि उनको इतना इंडिपेंडेंट नहीं किया हुआ था। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एकदम जब उठा तो लिबरलाइजेशन इकोनॉमी की तरफ कौन लेके गया? जब लिबरलाइजेशन हुई, इस पर कोई काम नहीं हुआ। अब उसको लेके सरकार ने एक चिंता दिखाई, उन्होंने कहा, एक विजन दिखाया कि हमारी कंट्री में प्रॉस्पेरिटी कैसे है, डेवलपमेंट कैसे हो। उसके लिए एक स्टेप उठाया कि सेल्फ रिलायंट इंडिया। और इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में हमारे में अभी सेल्फ रिलायंट में आप देखें एक अर्जुन टैंक बना है, और वो टैंक आर्मी के हवाले किया है। इसी तरह तेजा फाइटर जो है वो एयरफोर्स के हवाले किया है। हेलीकॉप्टर जो हमारे इंडिया में बने हैं, और आने वाले वक्त में जब ये हमारे इनका ट्रायल होगा तो मुझे लगता है जो दूसरे देश है, क्योंकि डिफेंस का एक बजट होता है, तो वो भी हम पे रिलाई करेंगे, हमारा सामान जो है खरीदेंगे, इस विजन के साथ कि इंडिया में बना है। अब इसी तरह से हमारी कंट्री में जो है, अगर हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि वाइब्रेंट डेमोग्राफी होनी चाहिए, वाइब्रेंट डेमोग्राफी के लिए क्या है कि कैपेबल होना चाहिए, जॉब सीकर्स नहीं बनना है। अगर गवर्नमेंट का ये नजरिया, मैं कहूंगा अच्छा है, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। और जो स्किल है और पूरी ह्यूमन आबादी को जो है कैपेबल बनाना पड़ेगा। यानी कि आपको इतना आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा कि आप खुद से रोजगार दे सकते हैं, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी। पॉसिबल है क्या? जब गवर्नमेंट की ऐसी सोच हो और एक सोच के साथ वो आगे बढ़ रही हो कि एक इंजीनियर को पकोड़े लगाने हैं और पकोड़े बेचने हैं, वो स्किल इंडिया की क्या बात करेंगे? और मेक इन इंडिया जिस तरह से चल रहा है, मेक इन इंडिया का लोगो भी चाइना में बनता है, तो मेक इन इंडिया हो रहा है। तो बातें बड़ी बड़ी हैं। डिफेंस का सारा ठेका सिर्फ अडानी को दे दिया गया है, और मैं कह रही हूं ना, उद्योगपतियों के हिसाब से जीडीपी भी बढ़ी है और हर चीज देश में हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बढ़ी है। लेकिन आप गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या देखिए, वो भी बढ़ी है, और वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। सरकार तो नम्रता जी कह रही है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ला दिया गया। 80 करोड़ राशन मुफ्त दे रहे हैं, ये किसको दे रहे हैं? अगर इतनी गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं लोग, जवाब दीजिए जरा। जो 25 करोड़ का आप आंकड़ा दिखाते हैं, तो फिर किसान की आय को कम करने के लिए उनके प्रकरणों पे भी इन्होंने जीएसटी लगा दिया, खाद पे जीएसटी लगा दिया, सीड पे जीएसटी लगा दिया, और थोड़ के जो डीजल ट्रैक्टर चलाता है उस पे जीएसटी किसको दे रहे हैं? अभिजीत जी जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह आती है कि कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों मिल रहा है। अगर मुफ्त राशन मिल रहा है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और सबसे बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है तो 80 करोड़ को ही मिल रहा है, वरना 80 करोड़ के लिए आता तो फिर नीचे 80 लोगों को ही पहुंचता। बीच में वो बाकी वाले कहां जाते? वो राजीव गांधी जी बता कर गए थे 100 और 10 का आंकड़ा सबको। तो इनकी दिक्कत का मैं जो है प्रॉब्लम समझ सकता हूं। अभी आपने 25 करोड़ का कहा, जो गरीबी रेखा से उठकर लोग ऊपर आ जाए, वो इनको कभी भी नहीं देखे। अब कांग्रेस की एम्प्लॉयमेंट और बीजेपी की एम्प्लॉयमेंट दोनों में फर्क देखिए। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करता हूं, 90 के दशक में इन्होंने जब यहां पर जो सो कॉल्ड इन्होंने रिक्रूटमेंट जो ये देते रहे हैं, 900 रुपया, 800 रुपया, 1100 रुपए में कोई ये रहबरे कोई वो रहबरे बनाकर उन लोगों ने 20-20 साल तक इनको कोसते कोसते अपने परिवार कैसे पाले हैं। 50 रुपए की दवाई नहीं होती थी उनके पास। ऐसी रिक्रूटमेंट को रिक्रूटमेंट कहते हैं, मुझे बताएं। ऐसी 3,000 यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से देने का ऐलान किया गया था, शायद आपको भूल गया है, कर्नाटक के अंदर, जिसमें कुछ डाटा भी रखा गया था कि ग्रेजुएट्स जो लोग रहेंगे, बेरोजगारों को 2 साल तक
हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। डिप्लोमा होल्डर्स को 2 साल तक हर महीने 1,500 रुपए दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जो काम है वो बेरोजगारों को लेकर किया गया है? लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, जिस तरह से ऐलान कर रही है बीजेपी कि बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, ग्राउंड तक वो काम कितना पहुंचा है, ये सवाल है। देखिए ग्राउंड तक जो क्योंकि विकसित भारत की प्रधानमंत्री खुद बात करते हैं, वो कहते हैं कि 1 लाख से भी ज्यादा का आंकड़ा इस वक्त बढ़ चुका है जिन लोगों ने सुझाव दिए हैं। लेकिन जो 1 लाख का आंकड़ा सामने आया है उसमें आधे से ज्यादा वो बच्चे हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं। देखिए एक बात तो मैं समझना पड़ेगी इन सब चीजों के दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं बिल्कुल आपको जवाब दे रहा हूं कि हमें पहले बिल्कुल सही बात आप कह रही है कि कहीं ना कहीं हमारे को इन सब माइंडसेट की जो बात करते हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमने किसी को 2,000 रुपए का स्टाइफन लगा दिया या 500 रुपए का स्टाइफन लगा दिया। पहले तो लगाया जितने को, उसमें कितने को पहुंचा होगा वो भी पहुंचने वाले, दिया भी होगा कि नहीं उसके ऊपर ही मुझे शक है अभी तक। दूसरी बात, इनकी मंशा ही नहीं है कि यहाँ का जो युवा है वो काम करे, चाहते नहीं है। हम चाहते हैं युवा काम करे, तभी तो आप देख लीजिए अगर एमएसएमई की बात की गई है, अगर नए नए जॉब्स के क्रिएट किए गए तो किसके लिए 7 लाख जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर जैसी एक छोटी सी रियासत के अंदर अगर आपने काम शुरू किया तो ये कहां से आए? ये वही लोग आए जिनकी सरकार ने मदद की। आज और बड़ी अच्छी बात कही यासिर भाई ने कि आपको आज जो है हिंदुस्तान के युवा को खुद तो नौकरी करनी नहीं है, अपने साथ 4 लोगों को और नौकरी देनी है, कुछ ऐसा व्यवसाय खड़ा करना है। हम 2047 के अंदर विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, हम कह रहे पूरी दुनिया से हम लोग होंगे। तो क्या कांग्रेस की मानसिकता से चलेंगे कि आप 500 रुपया दे दो और उसको बेरोजगार रखो या उसको रोजगार में लगाओ, काम में लगाओ? मानसिकता बदलिए, देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस वही की वही बैठी हुई है कि सशक्त करने से चलेगा। ये भूल जाते हैं कि इसरो को इस देश में लाने वाले हमारी सरकार थी और जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये हमें ना बताएं कि देश किस रोड मैप पे आगे बढ़ेगा। इनकी मानसिकता वही है कि कुछ उद्योगपतियों को कैसे आगे लेके जाना है। और जीएसटी जीडीपी की बात करते हैं तो हर स्टेट की अलग अलग होती है। आप जम्मू की जीडीपी को अब मुंबई से नहीं कर सकते हैं। मैंने बताई नहीं जम्मू की जीडीपी, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट की दर बताई है। मैं हर चीज को ला रही हूँ ना, मैं जीडीपी और आपको रिलेट करके बता रही हूँ। इसीलिए जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो उसी तरह से बढ़ जाता है जब यहाँ पे लोगों के पास उद्योग नहीं है। आपने कितने यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात की, मैं आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं। मैं इसी दुनिया में रहती हूँ। जब सरकार एक मिनट नम्रता जी सुन लीजिए, एक मिनट अभिजीत जी। नम्रता जी, जब केंद्र सरकार के अंदर यहाँ कांग्रेस की सरकार चला करती थी, कौन सा ऐसा अभियान चलाया गया था जिसमें सुझाव युवाओं के मांगे जाते थे, जहां पर युवा अपनी बात को रख सकते थे? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सुझाव युवाओं के जरूर है आशा जी, मानी जाती है उद्योगपति की कि मैंने लगाया। देखिए मेरी बात खत्म नहीं हुई, मुझे तो बीच में आशा जी ने बोला सुझावों से क्या होगा। सुझाव तो ऑपोजिशन दे रही है कि आज आप इन चीजों को बंद कीजिए, आप सामने लाइए सब चीजें। ऑपोजिशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ सुझाव की बात हो रही है। तो युवा ऑपोजिशन में भी आए हैं, ऑपोजिशन के अलावा युवा सारी जगह है। मैं कह रही हूँ अगर युवा रोज आज कोई सुझाव देता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है? आज आरी इसी जवाब के साथ नहीं, आपने मुझे जो आंकड़े बताए इंडस्ट्रीज वाले, क्या वो सही आंकड़े हैं? अभी बताता हूँ, आज जितने इन्होंने डन साल के आपने बताया, जवाब दे देता हूँ, आप सुन लीजिए। उसमें भी आपने कितनी नम्रता जी हो गया। अभिजीत जी जवाब मैंने आपको बताया, सही से आंकड़े बताए आपकी तरफ से। आपको आंकड़े बताऊं, जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर आज से जो साल पहले का जीएसटी कलेक्शन थी 1 लाख करोड़ रुपया थी, और अभी पिछले साल हमने 2। अभी आप मुझे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे आइए, अब आप जिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आपको बता दिया, 4% बता दिया, फिर आप बीच में बोलती है गलत बात है। आप सुन लीजिए ना, 1 लाख करोड़ का जीएसटी जमा हुआ इससे पिछले साल में, बेरोजगारी दर मैं आप सबको क्लियर कर देती हूं ना। 2.5 लाख करोड़ का जीएसटी जमा हुआ। जब जीएसटी जमा होता है अगर सही से आंसर नहीं पता चल रहा है तो फिर मैं क्लियर कर दूं। एक मिनट अभिजीत जी, 1 मिनट नम्रता जी, 1 मिनट। आज सिर्फ और सिर्फ किस पर बात हो रही है? मैं बेरोजगारी को बेरोजगारी को लेकर किस तरह से आत्मनिर्भर युवाओं को करने की बात हो रही है। मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन अनुमान ये लगाया जा रहा है, वो मैं पढ़कर सुना देती हूँ ना नम्रता जी, 2024 का अनुमान पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि अभी तो बात हम भविष्य की करेंगे ना। पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर चर्चा करने से बेटर है कि हम फ्यूचर को प्लान कर लें कि आगे आने वाले समय में किस तरह से रहेगा। तो सरकार का ही आंकड़ा है जिसे आप मानती नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें 2024 का आंकड़ा ये बताता है कि 7.38% होने का ये अनुमान है बेरोजगारी दर का भारत के अंदर। उस बीच में यहाँ पर जो लोगों की संख्या रहेगी वो 40.22 मिलियन की होने वाली है। और उसके साथ साथ रोजगार दर की अगर हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर जो बात है, जो इसके लिए काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से,
55 नहीं है, ये 51.60 51.60% होने का अनुमान है। सरकार जो लक्ष्य लेकर चल रही है 2047 का। अब भारत में कुल जो श्रम शक्ति है 0.55 बिलियन होने का ये अनुमान है 2024 में। ये सरकार एक लक्ष्य लेकर चल रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक लक्ष्य रखा गया होगा, उस पर काम किया होगा, और हमेशा से ये होता आया है कि सरकार नींव कोई रखती है, जो सरकार जीतती है फीता वो काटती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा ठीकरा अपने सर पर फोड़ेगी या फिर विपक्षी पार्टियों पर फोड़ेगी। ये एक नियति है, जो सरकार आती है, जो सरकार चली जाती है वो अपने काम करती है, जो चली जाती है वो अपने काम कर गई है। अब जवाब दीजिए नम्रता जी। मैं जो इनसे क्योंकि आप सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, आप पूरे देश को लेकर बात कर रहे हैं। पहले मैं अपने जम्मू कश्मीर की तो बात करूं। यहाँ जो इंडस्ट्रीज भी 2019 के पहले लगी थी, आज आप चले जाइए बड़ी ब्राह्मणा, गंग्याल, सांबा, कठुआ इंडस्ट्रियल स्टेट में, वो भी बंद हो गई हैं और वापस पैक ऑफ करके चले गए हैं, क्योंकि जितनी यहाँ पे जो सुविधाएं उपलब्ध थी पहले सरकारों द्वारा भी, वो भी खत्म कर दी गई हैं। और इन्होंने जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स लगाने की कोशिश की है, कोई डंसाल के पास लैंड ली है, उसमें अभी तक बिजली और पानी नहीं पहुंचा है। तो परिस्थितियां इंडस्ट्री लगाने के अनुकूल है ही नहीं, और इंडस्ट्री ग्राउंड कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है, ग्राउंड पर कुछ आज देखिए मेरे रोजगार की बात बोलने नहीं देना, दिक्कत ही आप स्मार्ट सिटी, या तो इनसे बुलवा लीजिए, जी कब से वेट कर रहे हैं। स्मार्ट दो सिटी लोगों में नहीं डिबेट करवाना है ना। स्मार्ट सिटी के देखिए, तहत पार्टी ऑपोजिशन पार्टी अब आप इसमें बात बोलिए, मुझे उन्होंने कहा ना बोलने में सुन लीजिए। नहीं ऐसा नहीं है, नम्रता जी बात एक ही नहीं है, बाकी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। दुख की बात क्या है, दुख की बात यह है। नम्रता जी जवाब ले लीजिए, मैं जानना चाहती हूँ नम्रता जी अब जवाब सुन लीजिए। अभिजीत जी जितने भी प्रोजेक्ट्स और जितने भी आंकड़े गिनाए जा रहे हैं जमीनी सतह पर, वो कह रही है कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। देखिए मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, पूरे 2 मिनट से ज्यादा लूंगा मेरी बात। जल्दी से होता ही है कि दिक्कत यह है कि कांग्रेसियों को सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं आता है। ये कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, अरे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये हाल है कि आज प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, पूरी दुनिया की भरमार पड़ी है जम्मू कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रीज देने के लिए। ये जानती है क्या इंडस्ट्रीज के बारे में, मेरी खुद की इंडस्ट्री है, मुझसे पूछिए। आज आपको प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, इतनी दुनिया की एप्लीकेशन लगी हुई है। जो स्पेशल पैकेज इनकी सोच देखिए, इनकी सोच देखिए क्या है, सोच इनकी क्या है। ये कहते हैं कि जो इंजीनियर है जी वो पकोड़े तलेंगे। अब जिनका लीडर आलू से सोना बनाएगा उनके लिए तो इंजीनियर पकोड़े ही तलेंगे। मैं समझ सकता हूँ, आलू से सोना निकालने वाली पार्टी यही सोचेगी, उनका यही सोच होगा। इनके पॉलिटिकल बेरोजगारी का मैं कुछ नहीं कर सकता। झूठ पे झूठ, मैंने चारों आंकड़ों में बता दिया कि झूठ, चारों आंकड़ों में बता दी कि झूठ बोल रही है। पता है नहीं किसी चीज का, बस ठीक है, दोनों की बात हो गई। यासिर यूनिवर्सिटी झूठ की है, ठीक है, हो गया। देखिए मैं इनके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये उम्मीद करूंगा ये भी बीच में नहीं बोलेंगे। आप देखें अभी निम्रता जी ने कहा कि एक बात होती है, बात एक नहीं होती है, हर बंदे की अपनी ओपिनियन होती है, और जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप एफिलिएटेड होते हो एक सोच लेके आप आगे आते हो, आप किसी को टैग नहीं कर सकते। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आप देखिए, आप कह रहे हैं अभी आप अंबानी और अदानी की बात की, आप क्यों बोल जाते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को? देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए ना, सोशलिज्म का नारा दिया था उन्होंने दिया था, ठीक है। और न्यू लिबरलिज्म, जब हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, कोई इंसान अमीर होगा कोई गरीब होगा, ये तो कंसेप्ट वो लेके आए थे अमीरी गरीबी का। देखिए आप अगर पॉलिटिकल थॉट्स की तरफ जाएंगे, उस सोच में जाएंगे, तो सोशलिज्म को लाने का ये था, क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में कोई भी इंसान राइज कर सकता है, इंडस्ट्री बन सकता है, आप उसको नहीं रोक सकते। आपके पास कौन सा टूल है मुझे बताएं? या उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर एक मिनट आप मेरे से सुन लीजिए, उससे पहले क्या हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्री नहीं थी? उस वक्त इंडस्ट्री हुई, आपने कहा कि गुर्बत जो है इतनी बढ़ गई है। आप मुझे बताएं फिर आपकी पार्टी को उस वक्त क्या जरूरत पड़ी कि टिल 2000 तक आप बोलते रहे कि गुर्बत को खत्म करना है? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आपकी मजबूरी थी। कहने का मकसद ये है, मेरा ये सिर्फ मकसद ये था कहने का कि जब डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है, आज एक इंडस्ट्रीज ऊपर है, 5-10 साल के बाद दूसरा ऊपर जाएगा। लेकिन सवाल इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी देश की, अगर आपकी भी सरकार होती, चाहे इस वक्त उनकी सरकार है, किसी की भी सरकार होती, एक इस वक्त हमारी सरकार की अप्रोच है कि हमारी 150 करोड़ की आबादी है, ये दुनिया में यहां से क्या करे, एक्सपोर्ट करे सामान, और उससे क्या होगा, हम यहां से जैसे यूएसए की रॉयल्टी इनकम है, डॉलर में वहां से बेचता है, तो अब हमारा यहां का ये हो इकोनॉमी से किस में जाए, इंडियन रुपये में जाए। और दूसरी मैं ये चीज कहूंगा कि युवा की आपने बात की, इंजीनियर की बात की, आईआईटी की डिमांड इस वक्त यूके में कितनी है? आईआईटी की डिमांड यूके में कितनी है? इंडियन डॉक्टर्स की यूएसए में डिमांड कितनी है? टैलेंट है ना, तो तभी डिमांड है। जवाहरलाल नेहरू ने जब ये देश की कमान संभाली, वैसे भी उन्होंने आपको दोनों को एक ही टीम बना दिया है। नम्रता जी, ये उनकी सोच है। जो जिस देश को 200 साल गुलामी में रहना पड़ा अंग्रेजों की,
उसकी कमान जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाली तो रोना नहीं रोया पार्लियामेंट में आके कि बैकडोर एंट्री थी। एक मिनट अभी रोना नहीं रोया। बैकडोर एंट्री तो बहुत सारी है, सुषमा स्वराज पार्लियामेंट में 13 में से 12 लोगों ने तो आपके जवाहरलाल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के 13 में से 12 लोगों ने तो आपके कांग्रेस में आपके जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ वोट दिया था। बैकडोर एंट्री से प्रधानमंत्री बने, बैकडोर एंट्री से प्रधानमंत्री बने थे। बताएंगे देश को स्टार्ट चोरी से किया आपने, स्टार्ट ही बैकडोर अपॉइंटमेंट से किया आपने। बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। ये मैंने पहले देखिए दुर्भाग्य देखिए मेरे देश का स्टार्ट ही जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से किया गया। नम्रता जी पॉइंट पर आ जाइए प्लीज। पर्सनल डिबेट नहीं है कि एक दूसरे को तंज कैसे कभी वहां रोना नहीं रोया, देश को उन्नति की राह पे आगे लेके गए। इसरो बनाया, BHEL लाए, IITs लाए, IIM लाए, एम्स लाए। अब इन्होंने कहा कि वो सोशलिज्म की नींव उन्होंने रखी थी। हमने ये नहीं कहा कि उद्योगपति नहीं लाए, लेकिन उद्योगपति से ये नहीं कहा कि तू मुझे पैसा दे, इलेक्टोरल बॉन्ड दे, मैं नीति निर्माण तेरे हक में करूंगा। जवाब दीजिए। दिक्कत की बात समझिए, जवाब नहीं दीजिएगा, इस तरह से नहीं चलेगा। नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा नम्रता जी। अमेरिकी मामले में नम्रता जी आप अपना समय भी लेती हैं और दूसरों के समय में इंटरप्ट भी करती हैं। अभी होगा, सबके लिए इम्प्लीमेंट होगा ये सब। देखिए सबसे बड़ी बात मैं जवाब देता हूँ उसको, और उनको आज इनकी आंखें भी खुल जाएगी और उनके वो जो बाबा है अभिजीत जी, देखिए इन्होंने अभी नाम लिया, उद्योगपतियों का नाम लेते हैं। मुझे बताएं ये जो उद्योगपति हैं, चाहे आप अंबानी जी का नाम लिया, अडानी का नाम ले, किसी का नाम लीजिए, ये उद्योगपति क्या कांग्रेस के टाइम पे नहीं थे? बताएं कब शुरू हुए थे? कांग्रेस के टाइम पे। लेकिन दिक्कत क्या थी? कांग्रेस के टाइम पे जो वो मेहनत करते थे, जो मुनाफा कमाते थे, वो सारा कांग्रेस खा जाती थी। आज उनका मुनाफा उनके बिजनेस में लग रहा है, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। अब ये समझ सकते हो आपके इनका क्या हाल रहा होगा। इन्होंने तो बिजनेसमैन तक को तरक्की नहीं करने दी इस देश की। आज बड़ा चिंता है वो बिजनेसमैन कैसे तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। और जब पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं, इस वक्त यही है हमारा कि इंडिया जो हमारा सर्व लैंड बनने जा रहा है, और हम उम्मीद है ये बहुत जल्दी बनेगा। इसमें हमारी सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि जो कानून की जो पेचीदगियां हैं उसको भी वो दूर करना चाहिए, और टैक्स को रेशनलाइज करने की जरूरत है। और हमारी जो आबादी है, क्योंकि आज से हम तैयारी करेंगे तो आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद इंडिया जो है पूरी दुनिया में जो है एक तरह से रूल कर सकता है इनडायरेक्टली, और हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट का जो ये प्रॉब्लम जो है ये भी दूर होगी। और मुझे ये लग रहा है कि एक चीज तो मैं नम्रता जी को याद कराऊंगा कि आपको एक तारीख के हवाले से बात करूंगा, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। अगर कांग्रेस ने उस वक्त वो गलतियां नहीं की होती, आज बांग्लादेश भी नहीं बना होता और पाकिस्तान भी नहीं बना होता, क्योंकि आपको उस वक्त आपके जो लीडरशिप थी उसको सिर्फ इक्तदार चाहिए था। इसी वजह से डिवीजन हुई थी और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन क्रिएट थी। देखिए ये जो आपने तकसीम की ना, उस वक्त पूरा हिंदुस्तान एक था, आज हिंदुस्तान इकट्ठा होता कहां का था? आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हुकूमत चाहिए थी, आपको उस वक्त हट नहीं रहे थे। ठीक है, हो गया यासिर जी। अब आ जाते मुद्रा योजना और स्वरोजगार योजना पर। नम्रता जी, जिस तरह से सरकार की तरफ से PMY भारत सरकार की एक प्रमुख जो योजना थी उसमें मुद्रा योजना को लाया गया, जिसमें 10 लाख रुपए तक के जो ऋण है, कर्ज हैं, वो बच्चों को दिए जा रहे थे कि अपना रोजगार आपसे शुरू हो सकता है। उसके बाद रोजगार योजना शुरू होती है जिसमें 15% तक की सब्सिडी मिलती है, और ज्यादातर आप देखिए 7500 तक की भी इसमें सब्सिडी जो है वो दी गई थी। अब यहाँ पर 15,000 रुपए की ये बात हो रही थी कि राज्यों के अंदर पूर्वोत्तर है, लेकिन उस बीच में व्यवसाय यानी कि बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो सेवा क्षेत्रों के लिए 1 लाख रुपए तक, और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपए तक का यहाँ जो लोन था गारंटी के तौर पर दिया जा रहा था। अब इसे भी नहीं आप मान रहे क्या वाकई में ग्राउंड तक ये भी नहीं पहुंचा है? आप मुझे बताइए कि इनकी जो मुद्रा योजना थी वो 20 से 25 हजार पे शुरू हुई थी, जो 10 लाख तक आप बता रही हैं। 20 से 25 हजार में इन्होंने जो इंडस्ट्री लगाई है शायद लग गई होगी। और जो आपने 10 लाख की बात की, बैंक्स में उसमें इतनी फॉर्मेलिटीज हैं कि वो पूरी करते करते वो जो अब जो युवा जाता है वो बस करके बैठ जाता है। आज अगर इतनी बेहतरीन हालत है तो आप मुझे बताइए ना कि आज जो हाहाकार देश पे है, जो युवा आज सड़कों पे है, वो कौन से हैं? चलिए अभिजीत, ये बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट तो नहीं, सवाल है ना अभिजीत जी, यहाँ पर सिर्फ योजनाएं लाने से कुछ नहीं होगा, औपचारिकताओं को भी सरल करने की जरूरत है। और ये वाकई में ग्राउंड पर ये बिल्कुल सही बात है। आप युवाओं से जाकर मिल सकते हैं, बैंक में जब वो लोग पहुंचते हैं कई ऐसी औपचारिकताएं हैं वो नहीं पूरी होती, परेशानी वहां पर भी है। सबसे आसान अगर कभी आज तक का कोई प्रोसेस रहा है लोन लेने का, वो अब मिला है सब लोगों को। ये कहते हैं 20-25 हजार में क्या होगा, देखिए जी 20-25 हजार, लेकिन युवा तो ये कहते हैं कि परेशानी आ रही है। अभिजीत देखिए, मैं अगर किसी को परेशानी है, कोई एक आधा केस बीच में है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी परेशानी, वरना मैक्सिमम किसी में परेशानी है नहीं है। जो सर 7 लाख लोगों ने अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अपना उन्होंने व्यवसाय शुरू किया, उनको कौन सी 7 लाख की आंकड़ा
बड़ा होता है और जम्मू कश्मीर जैसी छोटी रियासत के अंदर। मुझे बताएं अगर 7 लाख लोगों ने अपना काम तो कौन सी परेशानी आई? परेशानी कहते हैं 20-25 हजार से क्या होता है? 20-25 हजार से जिस बेचारे ने छोटा मोटा काम शुरू करना उसके लिए बहुत है। अब आपको क्या है, आप तो आज भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के टाइम के ऊपर जब वो 20-25 हजार वाला अगर 10 रुपए की भी ट्रांजैक्शन करता है यूपीआई से करता है। आपका तो आज जमाने में भी 363 करोड़ रुपए झारखंड से निकल रहा है, तो आप तो अभी भी उसी मानसिकता से ग्रस्त है। लूटो खसूटो खाओ, आम इंसान को हमारे भाई शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। काम कर रहा हूं नम्रता जी, जहां पर वो कह रहे हैं कि ना के बराबर काम हो रहा था, लेकिन थोड़ी बहुत सरकार ने पहल की और लोग अपना बच्चे अपना रोजगार शुरू कर पाए। आपको पता है ये यहाँ बैठ के और एसी रूम से बैठने की जो भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बाबूशाही के अंदर इनको भी आदत डाल दी कि धरातल पे जाना नहीं है। आज कितने अकाउंट्स एमपी हो गए, आज कितने लोग इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं, झूठ बोल रहे हो नम्रता। आज कितने लोगों के अकाउंट्स एनपीओ हो गए हैं और कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो बैंक के लोन्स की जो किस्तें थी वो वापस नहीं दे पाए उनके क्योंकि जी इस तरह से नहीं चलेगा, आप इंटरप्ट करते हैं बार बार। उनके जो लोन्स थे उनको माफ नहीं किया गया, जैसे उद्योगपतियों के लोन्स को माफ किया गया। गरीब का 10 रुपए भी हो तो लोग वो पहुंच जाते हैं बाहर लगाने। लास्ट कमेंट कीजिए उनके तो इस तरह से देखिए, जो इस वक्त जो यूथ को लेके पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वाकई मोटो भी अच्छा है, इंटरनेशन अच्छी है, लेकिन एक चीज है कि नीचे जितने डिपार्टमेंट से, चाहे बैंक हो या दूसरे कंसर्न एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो, उनको चाहिए जो इसमें टेक्निकल जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज घटानी चाहिए और इसके लिए कंसर्न पर्टिकुलर ग्रीवेंस सेल होना चाहिए और 24/7 काम करे ताकि उनकी मुश्किलें आसान हो सके, उनका मसले जो है हल हो सके। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार जिस मूड में अभी काम कर रही है ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि है और जिस तरह विनाश बढ़ रहा है इनकी बुद्धि विपरीत चल रही है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने किया है, दैट विल बी द फर्स्ट एंड द लास्ट नेल इन देयर कफन। देखिए विनाश किसका आने वाला है किसका नहीं आने वाला वो भी थोड़े दिनों में आंकड़े यहाँ पर आ जाएंगे और आपको पता चल जाएगा किसका विनाश होने वाला है। इस पब्लिक ने माइंड बना लिया कि 60-70 साल से जिस पार्टी ने लूट खसूट किया जो अभी भी बाज नहीं आ रही उसको शून्य पर पहुंचाना है। आपको पता लग मुद्दे पर आ जाइए कि जो बेरोजगारी को लेकर काम करने की कोशिश की जा रही है, औपचारिकताओं थोड़ा सा कम करने की जरूरत है और एक टीम का गठन होने की जरूरत है कि ग्राउंड तक पहुंचे। अरे मैं बताऊं आपको नम्रता जी, मिनिमल औपचारिकता है। अब उसके अंदर किसी के पास कुछ भी नहीं होगा तो उसका बताएं कहां से करेंगे। मिनिमल औपचारिकता उसके पास है, सबसे कम औपचार, और आज औपचारिकता की जरूरत कहां पड़ती है? आज तो ऑनलाइन सब डाटा अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात यहाँ पर हो रही थी, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से कि जितनी भी बातें कही जा रही हैं धरातल पर नहीं पहुंची। लेकिन सरकार की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया है कि ग्राउंड तक पहुंचने की कोशिश की गई है और युवाओं को रोजगार यहां पर देने की कवायद पूरी तरह से तेज रखी गई है। लेकिन फिलहाल कुछ मांगे रखी गई हैं कि एक टीम का गठन होना चाहिए जो चेक लगाए कि जाहिर तौर पर यहां पर योजनाओं का लाभ युवाओं को मिल रहा है या नहीं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।